मैं प्रवीण यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म रोज़गार विद प्रवीण पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे हिंदी का जो पाठ है एक, जिसका नाम है उपसर्ग। इसे हम कुछ एक अलग अंदाज में करेंगे जो कि आपको बहुत ही रोमांचक और एक नवीन तरीके से कराया जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है देखने के बाद तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ से शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे आइए देखिएगा, हमारा जो पाठ है आज का उपसर्ग। उपसर्ग को जानने से पहले पहले उसकी हमें जड़ पकड़नी पड़ेगी। जब तक हमारी जड़ समझ में नहीं आएगी तब तक उपसर्ग को हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। उपसर्ग एक ऐसा पाठ है जो अपने साथ कुछ संधियों को लेकर भी चलता है, समझ लीजिएगा। इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम। जैसे देखिएगा, रचना, व्युत्पत्ति या फिर रचना। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। समझ गए होंगे आप। व्युत्पत्ति के आधार पर यदि कोई शब्द पूछा जाता है तो वो 3 प्रकार का कहलाएगा, और रचना के आधार पर कोई शब्द पूछा जाता है तो भी 3 प्रकार का आपका कहलाएगा। समझ लीजिए कौन कौन से होते हैं। ये 3 प्रकार हैं आपके, अच्छी तरह समझ लीजिए। पहला होता है आपका रूढ़, दूसरा होता है आपका यौगिक, और तीसरा होता है आपका योग रूढ़। आप समझ ही गए होंगे। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। देख लो भाई, योग और रूढ़ दोनों को मिलाकर के बना हुआ है। कंफर्म हो गया होगा। रूढ़ क्या होता है? ये किसी से मिलकर के नहीं बना होता, किसी से मिलकर नहीं बना होता। रूढ़ शब्द जो होता है वो किसी से मिलकर के नहीं बना होता है। इसका मतलब है ये खुद का अर्थ देता है, खुद का अर्थ देता है। इतना कंफर्म हो गया होगा। रूढ़ जो होता है ये स्वतंत्र होता है अपने आप में। रूढ़ शब्द जो होता है वो स्वतंत्र होता है। रूढ़ शब्द जो होता है इसको हम धातु भी बोल देते हैं। धातु क्रिया का जो मूल रूप होता है धातु, वो भी स्वतंत्र होता है। इसको हम स्वर भी बोल सकते हैं, या स्वर। हाँ, स्वर भी कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। हिंदी वर्णमाला के अंदर जो स्वर आते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। या फिर हम बात करें मैथमेटिक्स के अंदर, तो मैथमेटिक्स में जो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो भी आपकी कैसी होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। इतना आप कंफर्म समझ गए होंगे। रूढ़ जो होता है स्वतंत्र होता है, धातु भी स्वतंत्र होती है, स्वर भी स्वतंत्र होता है, अभाज्य भी स्वतंत्र होता है। ये खुद का ही अर्थ देते हैं, खुद से मिलकर के बने होते हैं। इनका अपना ही अर्थ होता है, किसी दूसरे का अर्थ नहीं होता है। वही हमारे रूढ़ कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे जो अपने आप से है। जैसे जलज, जलज का मतलब होता है जो जल में जन्म लेता है, और जल में जन्म लेने वाले कई चीज़ें हैं। मछली भी जल में जन्म लेती हैं, और भी हैं, जैसे अंडे भी, कछुए भी जल में रहते हैं, शंख भी होते हैं, कमल भी होते हैं। जो कमल शब्द आ रहा है, शंख शब्द आ रहा है, जो मछली शब्द आ रहा है, इनका खुद का स्वयं का अर्थ होता है। ये किसी के अर्थ के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। जैसे अर्थमेटिक में आ जाइए, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये अपने आप से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं। 1 से तो सभी संख्या कटती हैं, लेकिन ये अपने आप से ही कटती हैं, इसलिए ये संख्याओं को हम अभाज्य कहते हैं। यानी जो खुद के अपने आप से जो काम करती हैं वो क्या होती हैं? अभाज्य कहलाती हैं। स्वर क्या होते हैं? ये अपना ही आप से बनते हैं, लेकिन विसर्ग व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बनते हैं। आप समझ गए होंगे। स्वर एकदम स्वतंत्र होता है जो खुद से बनता है। ऐसे धातु जो होती है, क्रिया का मूल रूप धातु होता है जो कि स्वतंत्र होता है, जो खुद से ही बनता है। इतना आप समझ गए होंगे। आगे समझिएगा। यौगिक शब्द जो होते हैं
यौगिक शब्द जो होते हैं ये मिलकर बने होते हैं। कैसे बनते हैं? मिलकर बने होते हैं। मिलकर बने होते हैं किससे? शब्दों से। लेकिन शब्दों से मिलकर बने होने के साथ साथ ये अपना अर्थ बदल देते हैं। अर्थ बदल देते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। यौगिक शब्द में ही आपका कर्मधारय समास लागू होता है। कर्मधारय समास लागू होता है यहाँ पे। इतना आप समझ गए होंगे। यौगिक शब्द क्या होता है? ये किसी से मिलकर के बने होते हैं और अर्थ बदल देते हैं। इसी कदर से ये योग रूढ़ होता है। इसमें भी क्या होता है? ये अपने अर्थ बदलते हैं। अर्थ बदलते हैं लेकिन शब्दों के मेल से कोई अगला शब्द बनता है। अगला शब्द बनता है। इतना आप समझ गए होंगे। योग रूढ़ क्या होता है? ये अर्थ बदलते हैं और इनमें जब शब्दों का मेल होता है तो कोई अगला शब्द जब देते हैं तो योग रूढ़ कहलाते हैं। इसलिए इसको हम बहुब्रीहि समास के नाम से भी जानते हैं। बहुब्रीहि समास भी इसी में लागू होता है। बहुब्रीहि समास में सा उपसर्ग आता है। उपसर्ग आता है, इसमें सा नाम का उपसर्ग आता है। इतना कंफर्म हो गया होगा। समास की जब बात करेंगे आपको बता ही दिया है। अब समझते हैं हम यौगिक क्या है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द आपके 3 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से यौगिक भी आपके क्या प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। यौगिक क्या होता है? अर्थ बदलता है। योग रूढ़ भी अर्थ बदलता है, लेकिन यौगिक में शब्दों का मेल होता है और योग रूढ़ में शब्दों के मिलने पर तीसरा शब्द बनता है, लेकिन अर्थ फिर भी बदलता है। लेकिन रूढ़ शब्द का अर्थ नहीं बदलता है। बात समझ गए होंगे। जब इनका अर्थ बदलता है तो ये किसी से मिलकर नहीं बने होते, खुद का अर्थ होता है। इनका अर्थ क्या होता है? अर्थ नहीं बदलता है। इस बात को भी लिख लेना यहाँ पे कि अर्थ नहीं बदलता है। इतना कंफर्म हो गया होगा आपका। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। सॉरी, यौगिक शब्द जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। समझ लीजिए इसको। पहला होता है आपका उपसर्ग। पहला उपसर्ग होता है। दूसरा होता है आपका प्रत्यय और तीसरा होता है आपका समास। आगे सा पीछे सा। इस बात का मतलब है कि आगे भी जुड़ता है, पीछे भी जुड़ता है। समझ गए होंगे। उपसर्ग क्या होते हैं? ये शब्द के आगे जुड़ते हैं या फिर लगते हैं। इसका मतलब प्लस से होता है जुड़ना या लगना। ये शब्द के आगे लगते हैं और आगे लगने के साथ साथ क्या करते हैं? ये अर्थ को भी क्या करते हैं? बदलते हैं। लगने के साथ साथ जैसे ही लग जाते हैं वैसे इनका अर्थ क्या होता है? बदल जाता है। इतना आप समझ गए होंगे। प्रत्यय क्या होता है? ये शब्द के पीछे जुड़ते हैं या फिर लगते हैं। लगने से क्या होता है? इनका भी अर्थ बदलता है। लगने से ही अर्थ बदलता है। और आप इसको तो जान ही गए होंगे। ये शब्द के जब आगे सा पीछे सा, इसका मतलब ये शब्द के आगे और पीछे दोनों साइड से लगते हैं। फिर इनका क्या होता है? अर्थ बदलता है। इतना आप कंफर्म समझ गए होंगे। अर्थ सभी लोग बदलते हैं क्योंकि यौगिक शब्द ही अपना अर्थ बदलता है, तो फिर ये भी अर्थ बदलेंगे। आप समझ गए ना। बाप के कुछ गुण तो बेटे में जाएंगे। यौगिक इनका बाप है, ये तीनों इनके बेटे हैं, तो कुछ ना कुछ तो गुण रहते हैं बाप के। समझ रहे हैं आप? जैसे आगे समझिएगा। उपसर्ग इनके प्रकार के आधार पर जान लें तो प्रकार के आधार पर 5 प्रकार होते हैं उपसर्ग के। प्रत्यय के आपके 2 प्रकार होते हैं। समास के आपके 6 प्रकार होते हैं।
ठीक है, आगे सुनिएगा। अब हम जानते हैं कि उपसर्ग को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए मूल शब्द की। मूल शब्द क्या होता है, इसको जानने से पहले हमें सबसे पहले मूल शब्द आना चाहिए। मूल शब्द जो होता है इसके पीछे प्रत्यय लगता है और आगे आपका उपसर्ग लगता है। समझ गए? पीछे कौन लगेगा? प्रत्यय लगेगा, आगे उपसर्ग लगता है। लेकिन मूल शब्द जो होता है ये एकदम अपना ही अर्थ देता है, अपना अर्थ देगा, ठीक है ना, अर्थ देगा। लेकिन इसको रूढ़ मत समझिएगा कि रूढ़ शब्द नहीं होता है। इसके कई अर्थ भी, एक शब्द के कई अर्थ भी जाने जाते हैं, इसलिए हम रूढ़ शब्द से नहीं कह सकते, लेकिन अपना अर्थ देगा। लेकिन अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए। कैसा शब्द होना चाहिए? अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए, जो मूल शब्द होता है वो, ठीक है। अगर हम जानना चाहते हैं कि उपसर्ग में मूल शब्द कैसे निकलेगा, तो उपसर्ग में आगे वाले को हटा दीजिए उपसर्ग को, तो पीछे जो बचेगा वो मूल शब्द होगा। और प्रत्यय का मूल शब्द कैसे निकलेगा? प्रत्यय में होता है पीछे वाले को आप हटा दीजिए, जो आगे का बचेगा वो मूल शब्द होगा। समास में आगे पीछे से हटा दीजिए, जो बचाएगा मूल शब्द होगा। लेकिन आगे पीछे जब जुड़ते हैं तो वही तो आपको उपसर्ग प्रत्यय कहलाते हैं। आप समझ गए ना? आगे जुड़ते हैं तो उपसर्ग, पीछे जुड़ते हैं तो प्रत्यय। अब जब आगे पीछे को आप हटा दोगे तो बीच में मूल शब्द ही तो रह जाएगा, ठीक है। आगे समझिएगा। अब हम जानते हैं कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। इतना आप समझ गए होंगे, सभी अर्थ बदलते हैं। आप जान लीजिए 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका हिंदी का उपसर्ग, दूसरा होता है आपका अंग्रेजी का उपसर्ग, और तीसरा होता है आपका संस्कृत का उपसर्ग, और चौथा होता है आपका अरबी या फारसी का उपसर्ग, और अगला होता है लास्ट वाला अंतिम जो होता है संस्कृत के अव्यय। अव्यय तो आप जानते ही हैं 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। इनकी अगर बात की जाए कि इनकी संख्या कितनी होती है, संख्या से जान लेते हैं। हिंदी के उपसर्गों की संख्या होती है आपकी 13। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान का था और एक पाकिस्तान का था, दोनों के बीच में बॉर्डर सीमा लागू हो रही थी। तो हिंदुस्तान वाला पाकिस्तान वाले से कह रहा है, पाकिस्तान वाला कमजोर पड़ता है, तो उसमें कहता है कि हिंदुस्तान वाला पूछता है पाकिस्तान वाले से कि भाई हिंदुस्तान किसका है। तो पाकिस्तान वाले ने डर की वजह से कह दिया कि हिंदुस्तान तेरा है। हिंदुस्तान किसका है? तेरा है। पाकिस्तान वाले ने हिंदुस्तान वाले से कहा कि हिंदुस्तान तेरा है, अर्थात हिंदी के कितने उपसर्ग हैं? 13। अंग्रेज में ऐसे ही कहा। अब बात आ गई कि ये इंडोनेशिया या फिर इंग्लैंड के बॉर्डर पे खड़े हुए थे हिंदुस्तानी, इसके होते हैं 6, संस्कृत के होते हैं 22, अंग्रेजी के 6 उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के 22 होते हैं, अरबी फारसी के 19 होते हैं। इनका पूछा नहीं जाता इसलिए हमने इसको लिया नहीं है, ठीक है। अब बात करता है कि अंग्रेजी के उपसर्गों की संख्या कैसे याद रखें। तो हिंदुस्तान वाला था, एक बॉर्डर पे खड़ा था इंग्लैंड वाले पे, इंग्लैंड वाले बॉर्डर पे खड़ा था। तो हिंदुस्तानी ने कहा था कि तू बता भाई कि अंग्रेज कैसे होते हैं। तो उसने कह दिया कि अंग्रेज तो छक्के होते हैं। अंग्रेज कैसे होते हैं? छक्के। जब ही तो भारतीयों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेजों के क्या छुड़ा दिए? छक्के। इसलिए कहते हैं अंग्रेज कैसे होते हैं? छक्के होते हैं। भारतीय संविधान में आप जानते हैं, भारतीय संविधान में 22 भाषाएं होती हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का दिया गया है? 22 भाषा है। तो 22 भाषा में से एक भाषा मान लीजिए कि आपकी संस्कृत है। आप समझ जाओगे संविधान में 22 भाषा होती है तो संस्कृत के कितने हो जाएंगे? 22। अरबी फारसी को याद करने का तरीका ये है कि अरब से जब व्यक्ति भारत आए तो एक एक करके कितने व्यक्ति आ गए? एक एक करके कितने आ गए? 9 आ गए।
एक एक करके 9 आ गए, एक एक करके 9 आ गए, अर्थात 19 अरबी फारसी के। समझ गए होंगे आप, इतना कंफर्म हुआ। अच्छा, आगे समझिएगा दोस्तों। आगे ये पूछता है कि अब बात पूरी प्रॉपर हमारी उपसर्ग से चल रही है, हम उपसर्ग को ही आपको समझा रहे हैं, प्रत्यय को अभी हम नहीं समझा रहे हैं, ना समास को समझा रहे हैं। उपसर्ग में आप समझ गए कि 5 प्रकार के होते हैं, हिंदी के, अंग्रेजी के, संस्कृत के, अरबी फारसी और संस्कृत के अव्यय। हिंदी के उपसर्गों की संख्या 13 होती है, अंग्रेजी के उपसर्गों की संख्या 6 होती है और संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है, अरबी फारसी के 19 होती है। ठीक है, लेकिन नोट करके आप याद रखिएगा दोस्त, नोट में ये याद रखना है कि आपका जो संधि जो होता है, संधि में भी कौन सी संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कौन सी वाली, लागू नहीं होती है। विसर्ग संधि लागू नहीं होती है, तो फिर कौन सी लागू होती है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जिसमें ये हलंत आता है ये वाला, तो ये संधि लागू होती है। इसमें ज्यादातर शा नाम का उपसर्ग आता है, श छोटा वाला सा, छोटा सा ये वाला सा, सपेरा वाला सा आता है इसमें, लेकिन सीटी वाला सा और सड़क वाला, ये षटकोण वाला सा, ये लोग नहीं आते ये वाले इसमें। ठीक है, ज़्यादातर इसमें छोटी की मात्रा लागू होती है, जैसे नी जो आगे से जो मात्रा लगती है ये वाली, तो ये इसमें लागू होती है। आप समझ गए होंगे कि इसमें विसर्ग संधि नहीं आती है, व्यंजन संधि इसमें आती है। सपेरा वाला सा आता है और सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा इसमें नहीं आते हैं। छोटी ई भी आती है इसमें, आप कंफर्म कर लिए होंगे इसमें। जैसे समझिएगा, अगर मूल उपसर्ग की बात की जाए, मूल उपसर्ग, मूल उपसर्गों की अगर बात की जाए तो इनको थोड़ा याद रखिएगा, जिससे ही आपका उपसर्ग पूरा खत्म हो जाता है। जैसे समझ लीजिए आ, अब, उप, अप, आ, अब, उप, अप, आ, अब, उप, अप, अति, अधि, अनु, सम, अपे, अभे, अति, अधि, अनु, सम। इतना समझ गए ना, आ, अब, उप, अप, अभे, अति, अधि, अनु, सम। इतना करेक्ट हुआ होगा। सु, नि, वे, निर, सु, नि, वे, निर, निस, दुर, दुस। समझ गए ना, सु, नि, वी, निर, निस, दुर, दुस। कंफर्म हुआ। प्र, परा, प्रति, परे, प्र, परा, प्रति, परे, ये आपके मूल उपसर्ग हैं। इतने से आपका परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा वो एकदम 100% सॉल्व हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं हो पाएगा। जो क्लास 10th के जो छात्र होते हैं उसमें भी उपसर्ग बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप लोग अपने छोटे भाई बहनों को इसी से आपको समझा दीजिएगा, जिससे कि उनके भी 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और आप तो समझ ही रहे हैं, इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा बिल्कुल भी। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्त मेरे, आप लोगों में से अगर कोई भी व्यक्ति चैनल पे हमारे पर नया आया हुआ है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। हमारा वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो से एंटरटेनमेंट कीजिएगा। हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। जैसे देखिएगा दोस्तों, आप एक बार फिर समझ लीजिए, जो मूल उपसर्ग है इनसे ही आपका पूरा पाठ खत्म हो जाता है।
इनको एक बार रिपीटेशन करना, आप 2-4 बार इनको रिपीट कर लीजिएगा, आपका पाठ पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे आ, अब, उप, अप, अब, अत, अद, अनुसम, सु, नि, वि, निर, निस, दुर, दुस, प्र, प्रा, प्रति, पर। ठीक है, ये आपको जस्ट याद रखना है। और आप समझ लीजिए, मैंने आपको ये नोट करके लिखा है, वो इसी का पॉइंट है। मैंने कहा है कि इसमें विसर्ग संधि नहीं आएगी, ये इसको आगे पीछे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विसर्ग संधि इसमें नहीं आती है, आपको कहीं दिख भी नहीं रही होगी। विसर्ग ये वाले पॉइंट आपको कहीं नजर नहीं आते हैं। संधि में कभी भी उपसर्ग में कभी भी विसर्ग संधि लागू नहीं होती है, व्यंजन संधि आपकी लागू होती है। और आप समझ लीजिए, सा नाम का इसमें अक्षर आया हुआ है, लेकिन सीटी वाला सा और षटकोण वाला सा ये दोनों इसमें नहीं आते हैं। अगर ये आते हैं तो गलत हो जाते हैं। ठीक है, और छोटी ई की मात्रा आपको ज़्यादातर नज़र आ रही होगी। देखो, सा सपेरा हर जगह नज़र आ रहा होगा, छोटी की मात्रा नज़र आ रही होगी और छोटे छोटे अक्षर ही नज़र आ रहे होंगे। एक बात आप समझ लीजिए, हिंदी शब्द होता है ये अशुद्ध होता है। कैसा होता है ये? अशुद्ध। हिंदी भाषा है हमारी अशुद्ध, तो फिर शुद्ध कौन होगा? संस्कृत। शुद्ध जो होता है हमारा संस्कृत होती है, शुद्ध शुद्ध भाषा होती है हमारी। ये अशुद्ध होती है, ये शुद्ध होती है। आप समझ गए होंगे। शुद्ध अशुद्ध जो शब्द पूछे जाते हैं वो यही होते हैं, इसलिए हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। हमेशा जो अक्षर आपके चेंजिंग हुए हैं, जो आपके संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट हुए हैं, समझ रहे हैं आप? तो आप समझ ही गए होंगे कि संस्कृत से हिंदी में जो वर्ड कन्वर्ट हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि बोलचाल से धीरे धीरे बढ़ गए, इसलिए हमारी हिंदी कैसी लगने लगी? सरल लगने लगी। लेकिन हिंदी जो होती है वो कठिन होती है, यानी गलत होती है। संस्कृत हमारी एकदम शुद्ध होती है और हिंदी हमारी एकदम अशुद्ध होती है। आगे देखिएगा दोस्तों, अब हम जानते हैं, एग्जाम्पलों से इसको समझ लेते हैं क्या इसमें है कि नहीं है। जैसे आप समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझा देते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे हमारा कोई ले लीजिए दुशासन। दुशासन मैंने एक बार एग्जाम्पल आपके लिए ले लिए हैं, इसको अभी समझा देते हैं। यदि वो आपको इसमें पूछता है कि दुशासन में उपसर्ग बताइए या मूल शब्द बताइए, तो हम आपको जैसे ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन दो, ये उपसर्ग लगा है। दूसरा ऑप्शन है आपका दुस। तीसरा ऑप्शन है आपका सी नाम का है दो। और चौथा ऑप्शन डी नाम का है आपका दुस। अब आप कहोगे सर जी, आपने तो हलंत वाले अक्षर बताए थे, सीटी वाला सा और षटकोण वाला सा तो आपने बताया ही नहीं कि ये उपसर्ग में आता है, तो हम इसको नहीं लेंगे। और हमने कहा कि विसर्ग भी उपसर्ग में नहीं आएगा। आप इसको बोल के देखिए दुस, तो अकेला दू नाम का उपसर्ग तो हो ही नहीं सकता है, तो फिर कौन सा होगा? दुस। और आपने कहा सर जी कि सपेरा वाला आता है, तो आपका सपेरा वाला है इसमें, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन आप समझ गए होंगे, अगला समझिएगा। अगला ऑप्शन आपको दे देते हैं, जैसे दुष्चरित्र। दुष्चरित्र, अब यही ऑप्शन इसके हैं, तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका दुस हो जाएगा। आगे कराते हैं। तीसरा ऑप्शन समझ लीजिए यहाँ से। तीसरा ऑप्शन है आपका निःशुल्क। तीसरा ऑप्शन आपका निःशुल्क है। चौथा ऑप्शन है आपका अप्रत्याशित। अप्रत्याशित है। और पांचवा जो है क्वेश्चन है आपका, अप्रत्याशित के बाद है आपका उपन्यास। उपन्यास नोट करते रहिएगा साथ ही साथ। उपन्यास के बाद है आपका अभ्यास। उदाहरण दोस्त लेने पड़े हैं इसे समझाने के लिए। सातवां क्वेश्चन है आपका अत्यधिक। और आठवां क्वेश्चन है आपका यहीं से है अध्यक्ष। और नौवां क्वेश्चन है आपका निर्बल। और 10वां क्वेश्चन है आपका निर्बल के बाद है आपका पर्यावरण।
पर्यावरण, इतना आप समझ गए होंगे। 11वां क्वेश्चन आप मान लीजिए, आपका 11वां जो है, आपका 11वां क्वेश्चन है सुसंस्कृत संस्कृत, इतना समझ गए होंगे, सुसंस्कृत। और 12वां ऑप्शन है आपका, 12वां है प्रत्युपकार, और 13वां जो क्वेश्चन है आपका, प्रत्युपकार के बाद अत्याचार, और अत्याचार के बाद है आपका समालोचना, इसके बाद जो 15वां क्वेश्चन है आपका, समालोचना के बाद है प्रत्याशित, इसके बाद जो 16वां क्वेश्चन है आपका, प्रत्याशित के बाद है आपका आगमन। कुछ ऐसे भी उपसर्ग हैं जिनमें आपको डायरेक्ट आपको उपसर्ग नजर आएंगे। आगमन के बाद अवलोकन, 18वां क्वेश्चन है आपका एक उपकार, और 19वां क्वेश्चन है आपका सुराही, और 20वां क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है आपका पराजय और परिवार, और 21 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए परिवार। इतना आप समझ गए होंगे। इतने क्वेश्चन है। इसमें आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछेगा कि आप इसका मूल शब्द बताइए, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें क्या उपसर्ग है, और एक तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें कितने उपसर्ग और कितने प्रत्यय हैं। ये तीनों क्वेश्चन हम यहाँ से निकाल देंगे। जैसे देखिएगा, ये आपको समझाई दिया है, इस कदर से ही ये है। जब इसको आप तोड़ोगे तो हमें उपसर्ग निकालने हैं। आप लोग गलती मत कीजिएगा कि आप संधि विच्छेद कर दो। हमें संधि विच्छेद नहीं करना है, हमें उपसर्ग मूल शब्द निकालने हैं। क्या निकालने हैं? उपसर्ग मूल शब्द। संधि का नियम थोड़ा अलग होता है, एक आध नियम मैच करता है, लेकिन आप जहाँ तक इसमें उपसर्ग नियम ही लगाएंगे। जैसे देखिएगा, दुष्चरित्र, तो आप समझ गए होंगे कि सर ने तो छोटा वाला सा बताया था, तो दुष्चरित्र, चरित्र ही इसमें मूल शब्द है। देख लो भाई, चरित्र आप जानते हो किसी का कैरेक्टर कैसा है। निःशुल्क, तो निश प्लस शुल्क, शुल्क का मतलब फीस होती है। आप जानते हो इसने क्या बोला है कि मूल शब्द अपना अर्थ देगा, अपना नाम भी बताएगा। ठीक है। अब प्रत्याशित को देख लो भाई, प्रत्यय, अप्रत्यय, धन इत, इसमें इत नाम का प्रत्यय लगा हुआ है। आप बना के कंफर्म कर लो इसको। जैसे देखिए, यहाँ समझा देते हैं। अप्रत्याशित, यहाँ देखो पीछे इत नाम का क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। आगे आ नाम का उपसर्ग है। यहाँ से निकाल के देखो, प्रत्यय, आ प्लस प्रत्यय धन आस, समझ गए ना? अप्रत्याशित, कंफर्म हो गए ना? आशा भी हो सकता है, आस भी हो सकता है, दोनों ही मूल शब्द हैं अपने। मूल शब्द इसमें आस या आशा है। ठीक है। उपन्यास में देख लो भाई, उपनाम का उपसर्ग पहले से लगा हुआ, उप धन न्यास, तो नी नाम का उपसर्ग भी तो आ रहा है, नी धन आस, समझ गए होंगे आप इसमें। उपन्यास। अभ्यास में अभि धन आस। आपको ये वाले मूल उपसर्ग हैं, एक बार कंठस्थ दिमाग का फीड करने होंगे। इन्हीं से ये सब कुछ निकला, और इनका निकलने का नियम मैंने नोट करके आपके सामने दिखा दिया है।
कि इसमें विसर्ग संधि नहीं आएगी, सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा नहीं आएगा, सपेरा आएगा, छोटी की मात्रा आएगी इसमें। इतने नियम आपको दिखा दिया और व्यंजन संधि लागू होती है। व्यंजन संधि आपको दिख रही है, ये देखो व्यंजन संधि के नियम भी लग रखे हैं इसमें, लेकिन विसर्ग के नियम नहीं है। अत्यधिक को हम कैसे निकालेंगे? अत्य धन अधिक, अत्य धन अधिक, अत्यधिक। अध्यक्ष में अधि धन अच्छ, अच्छ का मतलब होता है धुरा, अधिक का मतलब आप जानते ही ज्यादा। निर्बल को कैसे करेंगे? ऊपर वाला जो रा होता है, अगर इसमें संधि की बात की जाए तो विसर्ग संधि होती है ऊपर रा पे, और जब उपसर्ग की बात की जाए तो इसको इस कदर से आप तोड़ोगे निर और वल। इस कदर से तोड़ने के बाद इसको अलग आपको पता लग जाएगा, निर नाम का उपसर्ग है प्लस बल। समझ गए होंगे? निर्वल। पर्यावरण में क्या होता है? पर्यावरण में वैसे ही कर लो, परे आवरण, धन आवरण। ठीक है, आवरण पूरा मूल शब्द है। आप चाहते हो कि इसमें आ आपने अलग क्यों नहीं किया, कि आप भी नजर आ रहा है, आप ले सकते हो। वरण करना, आवरण करना, वरण करना भी आप ले सकते हो, आ अलग कर सकते हो। तो पर धन आ धन वरण, ठीक है, आप इसे कर सकते हो आगे, पर धन आ धन वरण। ठीक है, सुसंस्कृत में क्या हो जाएगा? इसमें सु नाम का पहले से उपसर्ग लगा हुआ है, फिर आगे लगा हुआ सम धन कृत, अंकी बिंदी मामा कर्मण होगी संस्कृत। ठीक है ना, संस नाम का उपसर्ग नहीं है, सम नाम का उपसर्ग बनेगा, ये सा हट जाएगा, सुधन सम धन कृत। प्रत्युपकार में क्या होता है? प्रतिधन उपधन कार, इसमें कार मूल शब्द है, इसमें प्रतिधन उपधन कार। अत्याचार में क्या है? अति धन आ धन चार, अति धन आ धन चार बराबर अत्याचार। समालोचना में क्या होता है? समा नाम का उपसर्ग नहीं है, सम नाम का उपसर्ग है, धन आलोचना है, आलोचना। ठीक है, आलोचना पूरा आप मूल शब्द लोगे, आलोचना का मूल शब्द आपको लिया जाएगा। अगर आप आ को हटा देते तो लोचना क्या होता है? लोचना आप अलग नहीं कर पाएंगे। आलोचना होती है उसकी चर्चा, आलोचना क्या होती है? उसकी चर्चा होती है। ठीक है, प्रत्याशित को आप कैसे करोगे? प्रतिधन आस धन इत, ये आप समझ गए होंगे, प्रतिधन आस धन इत। इसमें एक पीछे क्या लगा हुआ है? प्रत्यय है, और आगे उपसर्ग है। अगर पूछता कितने उपसर्ग कितने प्रत्यय, तो आपको पता लग गया, सुमकृत, दो इसमें उपसर्ग है और एक मूल शब्द है। इस कदर से आपको जोड़ के लिखना होता है। आगमन में आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है उपसर्ग, पीछे गमन आग उपसर्ग है। अवलोकन आपको साफ साफ दिख रहा है, लोकन पीछे है, अब आगे है। उपकार में आपको उपसर्ग दिख रहा है, सुराई में आपको सु उपसर्ग दिखता है, राई पीछे खत्म कर दो, राह, या फिर राह में से आप पीछे ई नाम का उपसर्ग प्रत्यय भी निकाल सकते हो। सु धन राह धन ई, राह होती है सलाह, राह क्या होती है? सलाह होती है। जब किसी को कोई राह दिखाई जाती है या सलाह रास्ता दिखाया जाता है या सलाह दी जाती है, वही राह है। तो इसमें एक प्रत्यय और एक उपसर्ग है, सु धन राह धन ई बराबर सुराही। ठीक है, पराजय में परा नाम का उपसर्ग लगा हुआ है, जय इसकी मूल शब्द है। परिवार में परिणाम का उपसर्ग है, बार उसका मूल शब्द है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को एक बार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त ना भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट बॉक्स में नोट करके भेजिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो ऐसे ही वीडियो आप और पाना चाहते हैं तो अपना ढेर सारा हमको प्यार भेजिए। आप एक बार रिपीटेशन में समझ लीजिए इसको। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द आपके तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ स्वतंत्र होता है जो किसी से मिलकर नहीं बनाता है। यौगिक शब्दों का मेल होता है जो अपना अर्थ देता है। योग रूढ़ शब्दों का मेल से तीसरा शब्द बनता है जो भी अपना अर्थ देता है। यौगिक शब्द आपके तीन प्रकार के होते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं, समास आगे पीछे जुड़ते हैं।
उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं, प्रत्यय आपके 2 प्रकार के होते हैं, समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक हिंदी का उपसर्ग होता है जिनकी संख्या 13 होती है, एक संस्कृत का उपसर्ग होता है जिनकी संख्या 22 होती है, एक अंग्रेजी का उपसर्ग होता है जिसकी संख्या 6 होती है, और एक अरबी फारसी का उपसर्ग होता है जिसकी संख्या 19 होती है। एक संस्कृत के अव्यय उपसर्ग होते हैं जिनकी संख्या से कोई मतलब नहीं है, उनका हमें कोई ज्ञान नहीं है, ना हमको मतलब हमको ज्ञान है लेकिन उसका परीक्षा में कोई आपको लेन देन नहीं है। अब बात आती है कि इसमें संधि भी कुछ ऐड होती है। संधि के इसमें विसर्ग संधि ऐड नहीं होती है। संधि फिर कौन सी ऐड होती है? संधि इसमें व्यंजन संधि ऐड होती है जिसमें छोटा सा लागू होता है। बड़े वाले सा आपके जैसे सीटी वाला षटकोण वाला सा आपके नहीं आते, छोटी की मात्रा लगभग आती है और बड़ी की भी आती है लेकिन वो ज़्यादातर रेयर केस में नहीं आती है। और आपका सबसे ज़्यादा एक पॉइंट और आता है, ये आपको बता दिया है, मूल उपसर्ग। जो मूल उपसर्ग है वो आपके सामने हमने नोट करा दिया है, वो आपको याद होने चाहिए। याद का मतलब दिमाग में फीडिंग होनी चाहिए कि इसमें सा आता है छोटा वाला, छोटी मात्रा आती है, विसर्ग नहीं आता, ये आपको याद होना चाहिए। बाद बाकी आपको मूल शब्द होना चाहिए। मूल शब्द आगे भी हो सकता है, मूल शब्द पीछे भी हो सकता है, मूल शब्द बीच में भी हो सकता है। जब मूल शब्द बीच में होगा तो पीछे प्रत्यय होगा, आगे उपसर्ग होगा, ठीक है। जब मूल शब्द आगे होगा तो पीछे प्रत्यय होगा, जब मूल शब्द पीछे होगा तो आगे उपसर्ग होगा। इतना समझ में आया होगा। अतः आपसे अंतिम वाणी के साथ जय हिंद, जय भारत।